तो अल्कोहल के केस में ध्यान रखना है कि अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो फिर वो अल्कोहल नहीं है, फिनॉल हो जाएगा, इसलिए उसकी डिग्री आप अल्कोहल अदर अल्कोहल की तरह डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन अमीन के केस में नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसका डिग्री का निर्धारण वैसे ही करेंगे जैसे अदर अमीन का डिग्री का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 1 डिग्री ही अमीन कहलाएगा क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है और इसमें ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है और यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये कौन सा हुआ 2 डिग्री अमीन। नहीं, इस केस में क्या होगा, एक कार्बन से ये जुड़ा है, एक कार्बन से और तीसरा कार्बन ये है, तो नाइट्रोजन 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अमीन। क्लियर, सही है, ठीक है ना। वैसे इसको पढ़ते हैं क्या, एनिलीन, नाम इसका क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। अमीन के में ध्यान रखना है आपको, अल्कोहल के केस में ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है ना, उसको ध्यान रखिएगा। अमीन की डिग्री किससे डिसाइड होगी कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, इससे तय होगी। अल्कोहल की डिग्री किससे डिसाइड हो रही थी कि OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप तो 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन अमीन के केस में ऐसा नहीं है, अमीन के केस में ऐसा नहीं। कैसा है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री अमीन, 3 जुड़े हैं कार्बन तो 3 डिग्री अमीन। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन भी डिसाइड कर सकते हैं आप ऐसे, डिग्री ऑफ हेलोजन जैसे अदर कर रहे हैं ना अमीन का अल्कोहल का, इसी तरह डिग्री ऑफ हेलोजन का भी तय कर सकते हैं। तो हेलोजन के केस में क्या होगा कि हेलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है या सेकेंडरी से या टर्सरी से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है या 2 डिग्री से जुड़ा है या 3 डिग्री से जुड़ा, उसके बेस पर आप उसका भी डिग्री तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, हेडिंग डाल लीजिए टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। अभी आज हम आपको ना ये पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस देंगे इस पर बेस्ड, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है अभी, है ना। टेट्रावैलेंस, हेडिंग डाल लीजिए टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, वैलेंस मतलब वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको सबसे पहले किसने बताया था, वेंट हॉफ लेवल, वेंट हॉफ LABEL, वेंट हॉफ लेवल ने कार्बन की टेट्रावैलेंसी को प्रपोज किया था। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 वैलेंसी शो करेगा, संयोजकता प्रदर्शित करेगा, ये किसने बताया, वेंट ऑफ लेवल ने बताया था, प्रपोज किया था उन्होंने। और कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है इसको एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम बताते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को प्रपोज किया सबसे पहले वेंट हॉफ लेवल ने। इसका मतलब कि कार्बन एटम 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है।
ठीक है, टेट्रावैलेंसी का मतलब चार संयोजकता प्रदर्शित करता है। चार सहसंयोजक बंध ये बनाता है। तो चार सहसंयोजक बंध बनाता है, उसको एक्सप्लेन किया गया किसके आधार पर, किसके रूप में, इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर एक्सप्लेन किया गया। अब कैसे एक्सप्लेन किया गया उसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरी कक्षा में 4। एसपीडीएफ में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p2, यही लिखोगे ना। ठीक, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए इलेक्ट्रॉन का। 1s2 मतलब पहली कक्षा की s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 दूसरी कक्षा की s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएंगे, 2p सब सेल में जाएंगे ना, दूसरी कक्षा की p उप कक्षा में। एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें इसका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। तो इसके हिसाब से तो इसको 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि इन एक्साइटेड स्टेट इसको एनर्जी मिलती है, कहीं से एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या होगा, 2s से 2p में शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी में अंतर है, लेकिन बहुत थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2s से 2p में शिफ्ट कर जाता है। और शिफ्ट कर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 और 2p3, ये हो जाएगा ना। और ये कब होगा, इन एक्साइटेड स्टेट, इस स्टेट में, इन एक्साइटेड स्टेट। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कब है, इन ग्राउंड स्टेट। इज इट क्लियर। तो जो इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी लगती है वो 120 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी लगती है एनर्जी, 120 किलो कैलोरी पर मोल लगती है। सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कहलाता है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन मतलब इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए 120 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चला जाएगा और अब ये किस स्टेट में पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, और ये कितनी है, 120 किलो कैलोरी पर। इज इट क्लियर। तो इस तरह से अब कार्बन के पास कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर दिख रहे हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेयर्ड होंगे तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, फिर फर्दर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अगर आप कह रहे हैं तो 4 बॉन्ड बना लेगा ये, लेकिन 4 बॉन्ड जो बनेंगे उसमें क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, कार्बन का 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, नहीं। और बाकी 3 बॉन्ड बनाने में 2p सब सेल के इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसकी प्रकृति और इन इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसकी प्रकृति अलग अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये देखा गया कि ये जो चारों बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो अगर सेम एटम के साथ बना रहा है, जैसे कि मीथेन की बात करें, कार्बन के साथ 4
हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो चारों हाइड्रोजन इसमें क्या है, सेम एटम है, ठीक है ना। कार्बन एटम चार एक ही तरह के परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एटम तो सेम है, तो इन बॉन्ड की प्रकृति, लेकिन क्या होगा, एक बॉन्ड किससे, अगर इस स्थिति में बनेगा तो एक बॉन्ड किससे बनेगा, बोलो, इसकी s और इसकी s ऑर्बिटल से। ये बॉन्ड किससे बनेगा, हाइड्रोजन की s और कार्बन की p ऑर्बिटल से बनेगा, ठीक है। ये वाला किससे बनेगा, s और p, ये s और p। अगर इस स्थिति में हम बात करें, तब की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये बॉन्ड की प्रकृति और इन तीन की बॉन्ड की प्रकृति अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। मीथेन में चारों बॉन्ड की बॉन्ड नेचर सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में कार्बन चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में अगर कर रहा होता, हमारी बात समझ रहे हैं आप, ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसके साथ इसको 2 सहसंयोजक बंध बनाना चाहिए, लेकिन ये 4 बना रहा है। तो 4 क्यों बना रहा है, उसके लिए क्या कहा गया कि एनर्जी गेन करके ये इसको एनर्जी मिलेगी, तो ग्राउंड स्टेट से वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाएगा, और इस अवस्था को हम कहेंगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और इस अवस्था में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 सहसंयोजक बंध अब बना सकता है, ठीक है। तो इस अवस्था में अगर ये 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ, तो क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड की प्रकृति एक जैसी और एक बॉन्ड की प्रकृति अलग होगी उनसे, नहीं, 3 एक जैसे होंगे और एक उनसे भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता प्रैक्टिकली, तो हम ये मान लेते कि इसी स्थिति में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है कि कार्बन से जो चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं, इन चारों हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सेम है, यानी कि चारों बॉन्ड की बॉन्ड प्रकृति कैसी है, बंध की प्रकृति समान है। तो ये कैसे संभव है ना, चारों की सेम कैसे है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, और चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है। चारों के बीच में बॉन्ड एंगल HCH बॉन्ड एंगल भी क्या है, समान है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो आखिर ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस स्थिति में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के पहले किसी और अवस्था से भी गुजर रहा है, किसी और प्रोसेस से भी गुजर रहा है, ठीक है ना। और वो प्रोसेस क्या है, ये कहा गया कि ये कार्बन एटम का ही लिखना है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें, तो ग्राउंड स्टेट में ये है, एक्साइटेड स्टेट में ये है। इसके बाद ये कहा गया कि एक S और 3p ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होती हैं, क्योंकि इस 2s की एनर्जी इन 2p की एनर्जी से अलग है, अंतर है, लेकिन इनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम है, ठीक है ना। तो 2s की एक ऑर्बिटल और 2p सब सेल की ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती हैं। जब वो ऑर्बिटल मिश्रित होंगी तो उनकी एनर्जी भी मिश्रित होगी, नहीं है, और सबकी एनर्जी जिसकी कम है वो भी मिश्रित हो गया, जिसकी थोड़ी ज्यादा थी वो भी मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ली है मिक्सिंग में, एक ये 3 ये, तो कितनी बनेगी, नई 4 ऑर्बिटल्स बनेगी, और ये 4 नई ऑर्बिटल्स बनेगी, इनकी ऊर्जा
समान होगी, ये कहा गया। ठीक है ना, कि ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है या लगभग समान ऊर्जा की होती हैं, आपस में मिश्रित होती हैं और ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा की नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करती हैं। तो ये चारों जिनकी ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर था वो मिक्स हुई और मिक्स होकर के उन्होंने नई 4 ऑर्बिटल बनाई जिनकी ऊर्जा कैसी थी, समान ऊर्जा की। ठीक, दूसरी चीज, इन चारों की ऊर्जा समान हो गई, लेकिन ये जो नई ऑर्बिटल बनेगी, पहली ऑर्बिटल क्या थी, इसका शेप क्या था, एस ऑर्बिटल का शेप क्या था, स्फेरिकल, बिल्कुल ठीक। इस एस ऑर्बिटल का शेप ये था और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। तो ये 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, नहीं है, 1 2 3 और एक ये है एस, ये चारों मिक्स हुई। तो मिक्सिंग के बाद अब जो ऑर्बिटल्स बनेंगी उनका शेप ना तो एस जैसा होगा ना पी जैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना, होगा ना। दूसरी चीज, जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बनेगी इनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों हाइब्रिड बोल रहे हैं, क्योंकि ना तो अब ये एस जैसी है ना पी जैसी है, दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड, संकरित। ठीक है ना, संकरित अवस्था क्या होती है, हाइब्रिड स्टेट होती है। हाइब्रिड स्टेट क्या होती है आप समझते हैं ना, जैसे लाल गुलाब है, सफेद गुलाब है, उसकी कलम, उस कलम के साथ दोनों को मिक्स करके जब नया गुलाब निकलता है तो वो ना लाल जैसा होता है ना सफेद जैसा, दोनों का मिक्स्ड मिलता है फूल, है ना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, इनकी ऊर्जा तो समान है लेकिन शेप ना तो एस जैसा होगा ना पी जैसा होगा, इनसे अलग होगा और उसको हम लोग इस तरह से बना देते हैं, एक लोब छोटी और एक लोब बड़ी। ठीक है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। और कितनी बनेंगी, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित हुई हैं उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो कितनी बनेगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है ना, और इन चारों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स बनी हैं वो एक s ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनी है, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो ऑर्बिटल्स मिलेंगी उनकी ऊर्जा समान होगी। ठीक है, अब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनी है इसके बाद क्या होगा, मिक्स हो गई, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एक ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन का मतलब ये एक दूसरे से जुड़ेंगी और एक निश्चित एंगल पर जुड़ेंगी, व्यवस्थित होंगी। 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय स्थान में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करती हैं, एक दूसरे से इस तरह से जुड़ती हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, कम से कम। तो ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से अरेंज होती हैं कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और ये चौथी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। इसकी छोटी लोब ये, इसकी छोटी लोब ये, इसकी छोटी लोब ये, इसकी छोटी, और इसके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच में भी देखने में लग रहा है आपको इनके बीच में बहुत कम एंगल है, एक्चुअल में 3 डायमेंशनल स्पेस में है, त्रिविमीय स्थान में है। ऐसे हवा में आप देखिए, है ना, प्लेन में होता तो 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो स्पेस में क्या होगा, इन चारों के बीच में सेम एंगल है 109 डिग्री
28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, जिनकी ऊर्जा समान है, शेप समान है, उनकी साइज भी समान है, और सब एक दूसरे से इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम से कम है, यानी कि बॉन्ड एंगल, वो एंगल इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा दूरी होगी, एंगल जितना ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण बल उतना ही कम होगा। ठीक है ना। और फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में था। अब ये स्थिति किसकी है? इस कार्बन परमाणु की है। कब है? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, है ना, संकरण के बाद। तो कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्साइटेड स्टेट में ये, फिर इसके बाद इसका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि इस एंगल पर इनके बीच में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम होता है। ठीक है। तो इन ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन कहलाता है। अब भाई इस तरह से जब व्यवस्थित करेंगे तो जो शेप बनेगा उसे हम कह देंगे टेट्राहेड्रल। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल इनका ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल का। क्लियर? तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है 4, उनका ओरिएंटेशन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल है। इनमें एंगल कितना है दो ऑर्बिटल के बीच में? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है ना। अब कार्बन एटम की ही तो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, नहीं है? तो ये कैसा कहलाएगा? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और कैसा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है ये कार्बन। ठीक। अब एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास क्या है? एक s ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन एटम के पास एक s ऑर्बिटल होगी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। वह s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगी, एक कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगी, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तीसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ चौथा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा? CH4 मॉलिक्यूल बनेगा। और इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इन चारों बॉन्ड के निर्माण में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग ले रही हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ऊर्जा सेम है, उनकी साइज सेम है, नहीं है? तो बॉन्ड का नेचर भी सेम होगा। ठीक है ना। तो चारों बॉन्ड समान प्रकार के बनते हैं, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी आपको इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके आधार पर आपने एक्सप्लेन किया कार्बन की टेट्रावैलेंसी को, हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों को मिला करके आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो हमने क्या कहा था? टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इसकी टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में। क्लियर हो गया? हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन समझ गए क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है हाइब्रिडेशन क्या है, आप कहेंगे अच्छा हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, नहीं है? संकरण एक प्रोसेस है। और ये क्या प्रोसेस है? इसमें किसी एक परमाणु की ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे परमाणुवीय कक्षक जिनकी ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, लगभग समान ऊर्जा के हो, है ना, आपस में क्या होती हैं? मिश्रित होती हैं, मिक्स होती हैं, और ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा की नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करती है। ठीक है ना। कुछ
एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसी होंगी इसमें जिनकी ऊर्जा कम है, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनकी ऊर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। तो कम ऊर्जा वाली और ज्यादा ऊर्जा वाली दोनों मिश्रित हो गई और फिर सबने अपनी एनर्जी को मिक्स करने के बाद बराबर बराबर बांट लिया। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिश्रित होंगी उतनी ही संख्या में नई ऑर्बिटल्स बनेंगी जिन्हें आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में भाग लेंगी उतनी ही संख्या में नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी और उनकी ऊर्जा समान होगी। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात क्या होगी कि ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करेंगी कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, दूरी मैक्सिमम हो। एक दूसरे से ऐसी दूरी पर स्थित होती हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, ठीक है ना। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में था। इनमें क्या था, s में एक था, p में भी एक एक था। तो इन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आपने प्रवेश कराया, ठीक है ना, क्लियर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल से अगर ओवरलैप करेगी तो हेड ऑन ओवरलैप करेगी, लिटरली ओवरलैप नहीं होता। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ओवरलैप करेगी, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, तब भी हेड ऑन ओवरलैप करेगी, ठीक है, क्लियर हो गया हाइब्रिडेशन। अब चूंकि बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये आपको बता दिया। प्रोसेस है एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग का, जिनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, फिर वो मिश्रित होती हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, समान ऊर्जा की नई ऑर्बिटल्स बनती हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या देंगे, वो नाम देंगे कि उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं और कितनी संख्या में, ठीक है ना। अगर एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रही है तो उसका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी उनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब चूंकि इस संकरण में कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही, एक s और एक p, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेगी, दो। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। अगर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो कुल कितनी मिक्स हुई, तीन, एक s दो p। तो इस हाइब्रिडेशन को क्या कहोगे, sp2। एक s है, p की दो है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहोगे। और इसके फलस्वरूप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी कितनी बनेगी, तीन। क्यों तीन बनेगी, क्योंकि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, ठीक है ना। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, इनका नाम क्या दोगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर, समझ में आ गया। और यहां पर क्या था, एक s और तीन p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई थी तो इसका नाम क्या किया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इससे कितनी बनेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितनी बनेगी, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, नहीं बनेगी, चार बनी, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी। और चारों अपने आप को हमने क्या बताया था, ऐसे अरेंज करेंगे जिनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो, एंगल ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये इस तरह से इस एंगल पर व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। और फिर इनसे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, क्लियर हो गया। अब संकरण हमें कैसे पता करेंगे कि किसी परमाणु का संकरण क्या होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार का हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो समझ गए ना आप। तबीयत ठीक नहीं क्या, अच्छा ठीक है, रेस्ट कर लें। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp2
sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp3d हो सकता है, एक और लिख दे dsp2 भी हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो dsp3, इसको लिख सकते हो d2sp3। ये हाइब्रिडेशन पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ा चुके हैं, हम इन सब का मतलब बता चुके हैं, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन कई तरह का हो सकता है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों की। और कार्बनिक यौगिक की विशेषता क्या है कि उसमें कार्बन एटम अवश्य होगा, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक उसमें अवश्य होगा। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा आप लोग जानते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, और इनमें कार्बन अवश्य होता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन उसमें निश्चित होगा। कार्बन के अलावा अदर एटम हो सकते हैं, लेकिन कार्बन तो अवश्य होगा, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका है तो उसमें कार्बन मेन एलिमेंट है, नहीं है, होगा ही। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था उसमें क्या था, 1s2 2s2 2p2, नहीं लिखा था, 6 होता है परमाणु क्रमांक, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन एटम के पास कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, s और p, इसमें d तो होती ही नहीं है, s और p होती है। इसलिए कार्बनिक यौगिक की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला, ये तो संभव नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो d सबसेल है, d ऑर्बिटल है ही नहीं कार्बन में, और कार्बन ही उसमें हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, उसी के हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन संभव हैं, sp sp2 sp3, sp3d नहीं संभव है। क्यों, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल होती ही नहीं है कार्बन में, क्लियर है। तो आपको कौन से पढ़ने हैं, केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन पर ध्यान देना है, किस पर, sp। तो अगर कहीं पर भी किसी भी, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा कि बताइए कि इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है, किस हाइब्रिडाइज स्टेट में यह कार्बन है, अगर पूछा जाता है तो क्या होगा, या तो वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, या sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, या sp3। इन 3 के अलावा और किसी हाइब्रिडाइज स्टेट में वो नहीं होगा। क्यों भाई, ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा ना। तो कार्बनिक यौगिकों में हम लोगों को केवल 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे, कौन से, sp sp2 sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि जब कार्बन परमाणु की एक s ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होंगी, और मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा और समान ऊर्जा की नई ऑर्बिटल बनेगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी नई, उनको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। इसी तरह से जब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी, कार्बन की, आपस में मिश्रित होंगी तो कितनी, 3 बनेगी ना। क्यों, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही, 2p की और एक s की, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। उनका नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और इस केस में कितनी बनेगी, हमने क्या कहा था, 2 बनेगी, और दोनों जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर व्यवस्थित रहेंगी। मैक्सिमम दूरी यही है, 2 ऑर्बिटल के बीच में अधिकतम दूरी, इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है ना, ये हो सकता है
एक दूसरे के अपोजिट में से ज्यादा नहीं हो सकता ना एक प्लेन में, तो इसको क्या बोलेंगे, इन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी तो इन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा, लीनियर नहीं है, लीनियर 180 का कोण होगा, एंगल कितना होगा 180 का। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, 3, तो तीनों क्या है, एक प्लेन में व्यवस्थित रहेंगी तीनों, तो कितना एंगल होगा 120 120 है ना, 120 अंश के कोण पर व्यवस्थित होंगी एक ही तल में। एक तल में अगर आप पूरा एंगल निकालेंगे तो 360 का होता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 तो 120 आया। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगी वो एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर, ये छोटी लोब बनाने का मतलब है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इसके बीच में एंगल 120, इसमें 120, इसमें 120, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं उनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा ऑर्बिटल्स का, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर, एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्लियर। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो इसका मतलब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, 4 बनेगी, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी उतनी है हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बनेगी। इनका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नाम होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन चारों का जो ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल का वो टेट्राहेड्रल होगा, हमने बताया ना टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन होगा इनका, और एंगल कितना होगा इनके बीच में, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन कैसे तय करेंगे, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, या sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, तो ये आपने पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन दें कि नियम बताएं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, आप लोग बताइए, कोई बताए, हमें एक बच्चा बताए कि हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, क्या रूल है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एग्जाम्पल देते हैं, उसमें आप बताइएगा कि कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया हमने, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ हम कर देते हैं, बहुत सिंपल सा रखते हैं अभी हम, CH3 CH2 CH3 ये लिखा हमने, है ना। इसके बाद हम एक और देते हैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये दे रहे हैं, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक ये दे रहे हैं स्पीसीज। एक और देते हैं CH3 CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, इतनी स्पीसीज हम आपको दे रहे हैं। ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी ये तो ये स्पीसीज हैं आपकी, 4 स्पीसीज है डिफरेंट, है ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे, आपको हम बता तो देंगे, आप लोग हालांकि पढ़े हैं। इसी तरह इनमें भी सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसमें भी सभी कार्बन का बताना है,
इसमें भी सभी कार्बन का बताना है, ठीक है ना। तो जिनको रूल पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम एक बार समराइज कर देते हैं, है ना, या इसको बताते चलें, उसी से रूल पता लग जाएगा। रूल ये है, आपको बता दें कि जिस परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आप देखिएगा कि उस परमाणु जिस परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस परमाणु के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए गए, है ना बेटा। ये बाहर भी बैठ सकती है, रेस्ट कर ली, सिर दर्द हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। बाहर आराम से रिलैक्स कर लो आप, क्योंकि पढ़ा रहे शोर हो रहा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है। आप बैठ सकते हो बाहर, थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, हैं। देखो, जिस परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस परमाणु के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए जा रहे हैं ये गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये काउंट कर लीजिए, ठीक है। उसके पास अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे भी काउंट करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या काउंट करते हैं, एज अ लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर है तो उसको काउंट कर लीजिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी वास्तव में क्या है, लोन पेयर ही है, लेकिन हमने अलग से लिख दिया कि नेगेटिव चार्ज को भी काउंट करना है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, केवल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। लोन पेयर कितने हैं उस एटम के पास ये देखना है, और नेगेटिव चार्ज अगर कोई है तो उसे काउंट करना है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको काउंट नहीं करना है, ठीक। और इन सबको जोड़ दीजिए, है ना। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, है ना। काउंट करके जोड़ दीजिए। अगर सबका जोड़ 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर इन सबका योग 3 आता है तो sp2। अगर इन सबका योग सम जोड़ेंगे और कितना आता है 4 आता है तो sp3। और यही 3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। अब हम ये जो हमने बताया है तरीका निकालने का, इसको अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक। इस कार्बन पे अप्लाई करते हैं, करें, ठीक। देखो बेटा, आपको हमने इसकी स्ट्रक्चर बता चुकी है, डिटेल स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर अगर इसकी बनाओगे तो क्या बनेगी, सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लिया करो। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो पहला काम लुईस स्ट्रक्चर उसकी बना लीजिए, डिटेल स्ट्रक्चर। अब क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक और कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। पहला कार्बन ये मान लीजिए, दूसरा ये मान लीजिए, तीसरा ये मान लीजिए। अब हम पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उस कार्बन एटम के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये देख लें। कितने बन रहे हैं इसके द्वारा, बोलो। सिग्मा बॉन्ड होता है एक सिंगल बॉन्ड अगर है कहीं तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो कितने सिंगल बॉन्ड है, एक ये एक ये एक ये एक ये। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन के द्वारा जो बने, 4। नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड्स 4, ठीक। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कैसे पता करेंगे? कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बना लिए तो अब कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, जीरो जीरो हो गया, ठीक है ना। 4 थे उसके आउटरमोस्ट ऑर्डर पे, चारों बॉन्ड फॉर्मेशन भाग ले लिए तो लोन पेयर नहीं बचे। अब कोई चार्ज है इस पर, इस कार्बन पर कोई आवेश लगा है क्या? कोई आवेश नहीं, ना धनावेश, धनावेश को तो गिनना ही नहीं है, ऋणावेश को गिनना है वो भी नहीं है, तो चार्ज नेगेटिव चार्ज जीरो, और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर से होता है ना, ठीक। इन सब का सम कितना आएगा? 4, और 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक। इस कार्बन की भी वही बात है sp3, इसका भी sp3, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, इसकी बात करते हैं, अब चेंज किया है थोड़ा सा, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगी, डिटेल स्ट्रक्चर इसकी भी डिटेल स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनाओगे? इसको मिटाते हैं अब हम, है ना, कुछ नहीं मिटाना है ज्यादा, बस काम इतने से बन जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड, देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C और 3 हाइड्रोजन, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? सेकंड वाले, क्यों भाई, ठीक है। तो इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। हम लोग पहले कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो जिस कार्बन का निकालना है उस कार्बन के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए गए हैं ये काउंट करेंगे, कितने लोन पेयर है उसके पास ये काउंट करेंगे, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको काउंट करेंगे, है ना। देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है ये कार्बन, जहां सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, जहां सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, और जहां डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा एक पाई होगा, तो ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। तो आखिर इस कार्बन एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3। कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, एक इसके साथ यूज हो गया, एक इसके साथ, चारों यूज हो गए, तो लोन पेयर 0। इस कार्बन पर कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा, चार्ज भी 0, नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0। तो टोटल क्या हुआ इसका? 3, और 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3, इस वाले का। इसका बताओ सेकंड नंबर के कार्बन का, इसका sp3 आया क्या? नहीं, इसका कितना आया इस कार्बन का? इस कार्बन का sp2। तो इस कार्बन का भी बताइए क्या होगा, इस वाले की काउंट करो, कितने सिग्मा, कितने पाई, कितना लोन पेयर, क्या है देखो। ये कार्बन एटम का निकालना है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3, एक तो पाई है उसको गिनना नहीं है, लोन पेयर यही होगा, राइट। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तीसरे कार्बन का? sp3। क्यों? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और लोन पेयर है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, टोटल 4 आएगा, हाइब्रिडेशन sp3, क्लियर। अब आ जाओ इस पर, केवल इसका तो बता दोगे आप लोग, इसका तो बता दोगे, केवल इस कार्बन का बताना है आपको, बताओ। अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब आप बताएंगे। CH2 जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का बताना है, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, बोरिंग लग रहा है क्या? अब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल की बात चल रही है जो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो ये तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं जल्दी बताओ भाई इसका हाइब्रिडेशन।
sp2 है, लिखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए अलग अलग बता रहे हैं लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C से 2 H जुड़े हैं और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ शेयर कर गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, sp3 आएगा, 3 सिग्मा हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो उसने किसी को दे दिया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं है ना। लोन पेयर कहाँ है? एक इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर कहलाता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। पेयर तो है नहीं इसके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ये है नहीं। समझ में आ रही बात है ना। तो केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज को हमें गिनना नहीं है। तो टोटल कितना हुआ? 3 हाइब्रिडेशन sp2। क्लियर? चलिए इसका हाइब्रिडेशन आपको बता दिया sp2। इसका बताओ अब इस कार्बन में, इस वाले कार्बन का, इस स्पीशीज में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं CH H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H और यहां पर नेगेटिव चार्ज। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं हम, सेकंड नंबर के कार्बन का, इसका जिस पर चार्ज लगा हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। sp3 -3 3 सिग्मा लोन पेयर है। लोन पेयर एक्चुअली में इसी को लोन पेयर हम लोग कहते हैं, लेकिन आप तो ऐसे पहचानते हो कि लोन पेयर अगर ऐसे लिखा है ना। अब ये पेयर है, लोन पेयर ये क्यों है हम आपको बता देते हैं, अभी समझा देते हैं, है ना। लेकिन आप नेगेटिव चार्ज के रूप में याद रखो कि नेगेटिव चार्ज अगर एक है तो उसको हम गिन लेंगे, लोन पेयर के रूप में ही गिनेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड है नहीं, पाई बॉन्ड गिनना भी नहीं है। लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज ही लोन पेयर है वास्तव में, है ना। तो आप तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के रूप में गिनिए और लोन पेयर को लोन पेयर के रूप में गिनिए। ठीक है, चलिए तो टोटल कितना हो गया? 4 हाइब्रिडेशन। वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। ठीक, अब इसको हम पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, इसको समझो आप। अगर इसके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इस कार्बन के पास कितने हैं? 4। इस कार्बन के पास भी कितने हैं? 4 ही तो होते इसकी बारी कक्षा में। इसका एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ गया, तीसरा हाइड्रोजन से जुड़ गया, और ये इसके साथ शेयर कर लिया, से एक बॉन्ड बन गया। इसका इसके साथ शेयर हो गई, से एक बॉन्ड बन गया। एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, से एक बॉन्ड ये बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, क्लियर है। इसी तरह इसका हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन गया। ये C सिंगल बॉन्ड H हो गया, और इसके साथ क्या होगा? इस पे एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन बचा इस कार्बन का, कोई चार्ज लेकिन नहीं है ना। अब जब एक इलेक्ट्रॉन और ये किसी से ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर यह कार्बन किसी अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये कितने हो जाएंगे? यहां एक और आ जाएगा, नहीं है? तो पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया, नहीं हो गया? और एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे से लिया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा। तो
जो नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक पहले से था, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए इसको ही नेगेटिव चार्ज को हम पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे। इज इट क्लियर? इसलिए आप लोग उसको ज्यादा दिमाग में लगा के सीधा नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज का एक पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक, क्लियर? और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से दिख रहे हैं तो वो तो काउंट करना ही करना है। अब हम एक लिखते हैं, उसका बताना तुम हाइब्रिडाइजेशन। चलो एक सवाल और लिखते हैं, CH3 का ट्वाइस CO, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एक कौन सा फॉर्मूला लिख दिया हमने? कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दिया कंपाउंड का, है ना? चलिए ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअली में पढ़ा चुके, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना, केमिकल बॉन्डिंग जब आया था, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, लेकिन फिर से रिमाइंड करा दिया आपको। इसका हमने बताया कि इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। देखो ये ट्वाइस CH3, ट्वाइस C का मतलब है कि इसी कार्बन से ये दो CH3 जुड़े हैं और इसी से ऑक्सीजन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? तो इस कार्बन को बना लीजिए पहले तो, और इससे एक क्या जोड़ दीजिए? CH3, दूसरा CH3 जोड़ दीजिए। अब कितनी वैलेंसी खाली इसकी? अभी 4 होती है ना, टेट्रा वैलेंसी पढ़ी ना आपने, तो 2 ही तो पूरी हुई, और 2 और खाली है तो डबल बॉन्ड वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? अब तय कर लो आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हैं? जल्दबाजी ना करो बेटा, इस कार्बन की बात कर रहे हैं ना, राइट? लोन पेयर है नहीं उसके पास, नहीं है। इस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडेशन? बोलो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, अरे इसको भी तोड़ के लिख देते ना, CH3 को, इसको भी ब्रेक करके लिख दो। ये स्ट्रक्चर लिखना तो पता ही है आपको, इनका sp3, इसका sp, इसका इसका बताओ, सही है तब? क्लियर क्यों भाई? चलिए हाइब्रिडेशन समझ गए आप लोग, हैं? चलो इसका बताओ। दोनों कार्बन को बता दो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का, बहुत आसान चीज है। बहुत आसान है। sp, फिर से सोचो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और 1 4, 3 इससे शेयर कर गए, 1 इससे शेयर कर गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना, एक सिग्मा 2 पाई, और ये वाला भी क्या होगा? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। लोन पेयर है नहीं, चार्ज नेगेटिव है नहीं, टोटल कितना हुआ? 2, और 2 है तो हाइब्रिडेशन sp। क्यों भाई? क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए अब आती है बात, आपको बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चेंज हो जाता है। जो एटम हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है
उस एटम की हाइब्रिडाइज स्टेट में आने से एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है ना ऑर्बिटल्स, उनकी भी साइज अगर पूछ दे, क्वेश्चन आ सकता है आपकी कंपटीशन में, आपसे क्वेश्चन करते हैं हम, आपने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हमने केवल s लिखा है इसका मतलब ये s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड नहीं है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्सिंग नहीं हुई इसकी, है ना। ये कैसी है sp, ये क्या है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किसकी बात कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और ये p एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, p एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, नहीं है ये, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि इनकी साइज को बता सकते हो क्या, किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है। इन ऑर्बिटल्स की साइज को ये नहीं बताना, उसकी माप नहीं बताना है, किसका साइज सबसे कम होगा, किसका साइज सबसे ज्यादा होगा, ये बताना है। सबसे कम s का होगा, चलिए s का सबसे कम, फिर सबसे ज्यादा p का होगा। अब इन तीन में कैसे डिसाइड करें, ये तो क्लियर है, s ऑर्बिटल का शेप ये होता है, नहीं होता है स्फेरिकल, p का डम्बल शेप नहीं होता, इनका साइज अब बताइए क्या होगा। अब सुनो, आप कुछ नहीं दिमाग लगाना, उनमें से सबसे ज्यादा sp का हो जाएगा, उससे कम sp2 का, उससे कम sp3। अब देखो आप क्या उल्टा चल रहा है। जैसे हम हैं, हमारा कोई वेट है, नहीं है, s ऑर्बिटल का आपको पता हो गया कि साइज छोटा होता है, p का बड़ा होता है, तो s का परसेंटेज जहां ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, है ना। और p का परसेंटेज जहां ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आप जरा देख लो, यहाँ s, एक चीज को लेके चलो आप, या तो p को लेके चलो या s को लेके चलो। यहाँ p 1 है, यहाँ p 2 हो गई, यहाँ p 3 हो गई, नहीं हुई है। तो p एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बड़ा है और p का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा, है ना। और s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, s ऑर्बिटल का परसेंटेज जहां कम हो जाए बढ़ेगा, वहां साइज घटेगा, है ना। ये भी तो है, छोटी चीज का परसेंटेज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, इसकी बात भी कर लेते हैं हम लोग। यहां परसेंटेज करेक्टर 100% नहीं होगा, प्योर s ऑर्बिटल है तो परसेंटेज करेक्टर 100%। इसमें क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी ना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। s ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा इसके साथ जाएगा और कुछ हिस्सा इसके साथ, दोनों में बटेगा ना। तो एक s ऑर्बिटल 2 भागों में बट गई तो कितना कितना बटेगी, आधा आधा। तो इसमें 50% हो जाएगा क्या, s करेक्टर, और 50% s करेक्टर इसमें जाएगा। तो क्या कहोगे आप, sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है इसमें परसेंट s करेक्टर कितना होगा, इसमें तो 100% है, इसमें 50% नहीं होगा,
अब और आगे चलिए, यहां पर आएंगे तो क्या होगा, 33.3 एक s ऑर्बिटल और दो p मिक्स हुई हैं, बनी कितनी ऑर्बिटल, 3। तो तीनों ऑर्बिटल में s का बराबर बराबर हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक चीज तीन भागों में बराबर बराबर बटेगी तो कितना कितना प्रतिशत पड़ेगा, 33.33। तो यहाँ परसेंट s करेक्टर कितना हो जाएगा, 33.33 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, एक s ऑर्बिटल चार भागों में बटेगी, चार ऑर्बिटल बनी ना, s तो एक ही है, चारों में जाएगा उसका अंश थोड़ा थोड़ा, तो कितना परसेंट, 25%। क्लियर, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे s है ही नहीं, तो s परसेंट s करेक्टर, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं, यह परसेंटेज की बात खत्म है इसकी। अब आइए, यहाँ पर p ऑर्बिटल है तो 100% p परसेंट p करेक्टर कितना होगा, 100% होगा ना इसमें, और यहाँ पर परसेंट 75%। 25% s है, तो बाकी क्या है, p होगा। अरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट s करेक्टर कितना है, 25%, तो बाकी किसका है, p का है। अरे 3 गुना है ना p, तो कितना आएगा, 75%, नहीं आएगा। परसेंट p करेक्टर कितना आएगा, 75%। यहाँ 66.67, ये कौन किसका करेक्टर है, परसेंट p करेक्टर। आ जाओ पांडे जी, हमारा क्लास छोड़ दिए, बायो पढ़ रहे हो, हैं? प्रॉब्लम थी इसलिए। किसमें प्रॉब्लम थी, मतलब वो चलो कोई बात नहीं, बैठो। यहाँ देखो, यहाँ पर p करेक्टर, परसेंट p करेक्टर कितना आएगा, बोलो, 50% ही तो होगा, 50-50 हो गया। और यहाँ पर p करेक्टर 0, देखो तो प्योर है, तो p करेक्टर हाइब्रिड है ही नहीं, तो परसेंट s करेक्टर भी निकाल सकते हो। परसेंट साइज का पता लग गया, परसेंट s करेक्टर बढ़ेगा तो साइज घटेगा, परसेंट p करेक्टर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो s सबसे छोटा, इसमें p मिल गया तो साइज बढ़ गया, और p मिल गया तो, और p की संख्या बढ़ गई तो, और केवल p बचा तो सबसे ज्यादा, साइज पता लग गया। ठीक है, और सुनिए, कितना टाइम हो गया, हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और